हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2020 के जनरल स्टडीज पेपर 1 जो बोलते हैं उसका 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे इंडिया में फॉलो होता है पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें पूछा गया है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ये बात गलत है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। ये बात सही है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय। ये बात गलत है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। The government is chosen by the parliament but cannot be removed by the fight before the completion of fixed term। ये वाला बात भी गलत है। तो बी अपने वैसे टिक लगा ही चुके, तो बी इज द आंसर। ठीक है ना, इंडिया में यही फॉलो होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोल रहा है? 12 नंबर बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ वेलफेयर वेलफेयर स्टेट। देखिए वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर मेंशन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल सवाल है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता, यही बात गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोवाइड नहीं करता, आंसर डी होगा। ये हम लोग ने इंटरप्रेटेड किया केशव नंदा भारती केस के अंदर कि जुडिशियल रिव्यू जो है इम्प्लिसिट है अंडर आर्टिकल 13। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू को इम्प्लीमेंट कर सकता है टू प्रिजर्व द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी आया था और फिर जुडिशियल रिव्यू भी असरटेन किया गया था। पहले जुडिशियल रिव्यू के बचने के लिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9 शेड्यूल ऐड किया था, जिसमें जो भी लॉ डाला जाएगा उसमें जुडिशियल इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट इस बात को ओवरटर्न किया गया केशव नंदा भारती केस में, जब जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोवाइड नहीं किया गया इफ स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इट्स मोर ऑन द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल रिव्यू अभी एग्जिस्ट करता है कंट्री के अंदर, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज अ क्लासलेस सोसाइटी। फाइनली दिया होगा स्टेटलेस सोसाइटी, सॉरी इज द आंसर। दोनों का एम यही था कि बाद में स्टेटलेस सोसाइटी हो जाए, कि लोग सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए और कोई गवर्नमेंट की जरूरत ही ना पड़े। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट टू ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी संदर्भ में क्या कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट है? एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नॉट डायरेक्टली। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। कहीं ना कहीं स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी होता है, पर ये स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सवाल नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, और भी बहुत लोग करते हैं। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं ये बात भी गलत है। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि जो पॉलिसी कंट्री में बन गए उनको मेनली इम्प्लीमेंट करना, फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके उनके उनको ऑप्शंस देना कि पॉलिसी डिसीजन में क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, एंड उस बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है ना, डी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ये वाला बात भी सही है, पर देखिए हो सकता है कि आगे स्टेटमेंट में और कोई जानकारी दिया हो तो डायरेक्टली टिक लाके भागेंगे नहीं। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या? नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात गलत हो गया। फिर सी वाला क्या? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये वाला बात भी गलत हो गया। डी वाला स्टेटमेंट क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट बट हैज नो लीगल इफेक्ट, करेक्ट, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ये वाला बात ये मोर एक्यूरेट पार्ट। देखिए ए और डी दोनों सही है, पर डी वाला जो है ना ये मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि इसका ये प्रियम्बल का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, और कोई पार्ट के संग सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने जजमेंट में प्रियम्बल को पढ़ता है इन लाइट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू गेट बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू गिव जजमेंट्स। ठीक है ना, डी इज द मोस्ट एक्यूरेट। इसीलिए क्वेश्चन आया था थोड़ा सा बच्चों को गुमराह करने के लिए, कि कई बार क्या होता है लोग पहला ऑप्शन देके आंसर टिक मार के भाग जाते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ते नहीं है, तो उस वाले आइडिया को इसमें घुमाने के लिए यूज किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू। गोल्ड ट्रांच किस संदर्भ में बात किया गया? बेसिकली इट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ। बाकी कुछ दिया मैं पढ़ा भी नहीं, मैं गोल्ड ट्रांच बोल रही सीधे आईएमएफ आ गया। इज अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स, डी इज द आंसर। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट दिया, देखते हैं। दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। पहले देखिए पार्ट 4 क्या होता है। पार्ट 4 इज बेसिकली डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, वन इज रॉन्ग। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये नॉट बी, ये वाला बात थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, देखते हैं। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, ये बात सही है। देखिए 3 इज डेफिनेटली राइट, तो 3 इज राइट, तो सी और डी ऑप्शन हो गया, और 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो अपने पास ये वाला सी वाला कट गया, अपने पास बच गया डी इज द आंसर। तो 2 इज राइट, जो मेरे को डाउटफुल था वो भी सही है।
देखिए नहीं पता था फिर भी हम लोग एलिमिनेशन से राइट आंसर निकाल ली। डी इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ये बात सही है, ये बात सही है। देखिए ये बात सही है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत है, आरपीए जो अपने बनाए थे उसके तहत ये बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट, अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years is permanently disqualified from the contesting of an election even after release from the prison। ये बात गलत है, क्योंकि परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। अगर वो 5 साल से सजा, उसको सजा 2 साल से ऊपर का मिलता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है फ्रॉम होल्डिंग एनी मिनिस्ट्रियल पोजीशन। तो अपना आंसर आएगा डी। आर यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। ये बात बिल्कुल सही है। The Constitution of India provides 3 sessions of Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions। ये बात गलत है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बोला गया 3 सेशन आपको पार्लियामेंट का करना है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गया, 2 इज रॉन्ग। 2 इज रॉन्ग तो अपना बी और डी हट गया, 1 इज राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट देखना है खाली। थर्ड क्या बोल रहा है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये बात सही है, क्योंकि पार्लियामेंट को भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं दिया गया, पर इतना बोला गया है कि आपको 6 महीने में, आफ्टर 6 आपको 6 महीने में एक बार मिलना है। तो कितने दिन के लिए, नंबर ऑफ डेज को डिफाइंड नहीं, ठीक है ना, इसलिए वाला बात सही है। आंसर है सी। आप यू अंडरस्टैंड? आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा, जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया उसका, और प्लस आपको आंसर की भी उसमें टिक लगे रहेंगे, प्लस लास्ट में एक ऐसा पेज अटैच रहेगा जिसमें आपको आंसर की देखने में मिल जाएगा। और ये यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल है जिसपे आप ये सारा वीडियोस देख रहे हैं। तो आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करने के लिए और सारे प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े रहे। अब हम लोगों ने 2018 और 2019 का प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और प्लस हमने सीसेट का भी 2020 और 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। के बाद हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 years के सारे डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।